नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम बात कर रहे हैं मायावती की, जिन्होंने आज अपने जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। आज अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि गठबंधन से बीएसपी को चुनाव में नुकसान होता है, इसीलिए पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और बेहतर नतीजे लाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम में धांधली और बेईमानी की खबरें आती रहती हैं, जिससे बीएसपी को बड़ा नुकसान होता है। आगे उन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार बढ़ाना बहुत जरूरी है। मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए उसे संकीर्ण सोच वाला और सांप्रदायिक बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश दलों की मानसिकता जातिवादी है। एवं कार्यशैली पूर्ण रूप से जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व सामंतवादी भी है। ऐसी ये पार्टियां सत्ता में बने रहकर इनको कभी भी अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहती है। ऐसे में फिर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इसके कुछ खास उदाहरण ये हैं कि यहाँ यूपी में सन 1993 में हुए विधानसभा के आम चुनाव सपा से गठबंधन करके लड़ने से बीएसपी की केवल 67 सीटें ही जीत कर आई थी, जबकि सपा को इसका ज्यादा लाभ पहुंचा था। यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। अब हर चुनाव में ईवीएम में काफी धांधली व बेईमानी आदि हो रही है। ऐसी ये आम धारणा है, जिसकी खास वजह से अब हमारी पार्टी को भी यूपी सहित पूरे देश में काफी कुछ नुकसान हो रहा है। हमने यूपी में अपनी पार्टी के नेतृत्व में 4 बार रही सरकार के दौरान यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए एवं कल्याण के लिए भी अनेकों अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके अब देश में दूसरी पार्टियों की सरकारें नकल करके व नाम एवं थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर भुनाने में लगी हैं। और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। तो आज एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण ऐलान उन्होंने किए हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रदर्शन कैसा है। एक बार जो है उत्तर प्रदेश में उनकी आप कह सकते हैं कि डंका बजता था बीएसपी का, आज क्या हालत है, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं। पिछले प्रदर्शनों की चर्चा भी इसको लेकर बहुत जरूरी है करना। सबसे हैरान करने वाले नतीजे जो थे 2022 के विधानसभा चुनाव में आए थे, जब बीएसपी अपना दल राष्ट्रीय लोकदल निषाद पार्टी से भी नीचे चली गई। चुनाव में मायावती की पार्टी को केवल 1 सीट मिली। बलिया की रसड़ा सीट से उमाशंकर सिंह अकेले विजयी उम्मीदवार थे। चुनाव दर चुनाव बीएसपी के ग्राफ में लगातार गिरावट आ रही है। 2007 में जहां 206 सीटें थी, 2012 में घटकर 80 रह गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में केवल 19 और जैसा हमने कहा पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट। तो हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, संजय सिंह जी और आशुतोष जी, इस पर चर्चा करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आशुतोष जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जो बहन जी ने ऐलान किया है कि किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी,
इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो खुद मायावती को होगा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति धीरे धीरे पूरी तरीके से कह भी सकते हैं इसको कि टू पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट होती चली गई है। विधानसभा के चुनाव में देखा कि पहली बार मायावती का वोट शेयर जो है वो काफी तेजी के साथ नीचे गिरा, करीब 13% के आसपास आकर रुका, जबकि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के साथियों का वोट शेयर जो है वो 35% के ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ा, जो मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी के अपने इतिहास का सबसे बड़ा वोट शेयर एक तरीके से है। क्योंकि मायावती और समाजवादी पार्टी या मायावती और मुलायम सिंह यादव ने जब सरकार बनाई है तब उनका वोट से 26% 27% के आसपास रहा है। और पिछले दिन यह भी देखने में आया कि लोकसभा के 2019 में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो 42% से बढ़कर 49% हो गया था। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती धीरे धीरे मार्जिनलाइज होती जा रही हैं और ऐसी स्थिति बनती जा रही है जहां लोकसभा के चुनाव में उनका खाता भी खुल जाए तो अपने आप में बड़ी खबर होगी। तो मुझे नहीं लगता कि मायावती के इस ऐलान से मायावती का कोई फायदा होने वाला है। और मायावती जब ये कहती हैं कि वो जब अलायंस करती है तो उनको घाटा होता है, पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर आपने देखा होगा जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ साथ थे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को था तो मायावती को था, क्योंकि इनको 10 लोकसभा की सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें मिली थी। तो किस आधार पर यह बात कह रही, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। संजय जी, आपको लाना चाहूंगा इसी चर्चा में, आपके हिसाब से क्या होगा? यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीएसपी डाउन हो रही है या बीएसपी अगर किसी साथ गठबंधन नहीं कर रही है तो फायदा किसको होगा? क्या बीजेपी को इसका सीधा लाभ मिलेगा? क्योंकि जो बात कही जाती थी कि वोट जो हैं वो बटेंगे, विपक्ष के वोट बढ़ जाएंगे और इससे एक तरह से बीजेपी को लाभ होगा। देखिए, बीजेपी को इसका थोड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन उसमें एक चीज और है कि मायावती जो बात आशुतोष कर रहे थे वो सही कह रहे हैं कि मायावती जो कह रही कि किसी के साथ गठबंधन से उनको फायदा नहीं होता। मायावती बीएसपी का सपोर्ट बेस में जिस समय उछाल आया था और जिस 93 के चुनाव का वो जिक्र कर रही थी, उसमें एक नारा उस समय चला था कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस 93 के चुनाव में बीजेपी को सर्वाधिक सीटें मिली थी, मतलब एसपी और बीएसपी दोनों को अगर मिला लिया जाए उससे ज्यादा वो सीटें मिली थी। और उसके बाद फिर मतलब इतिहास है कि क्या गेस्ट हाउस कांड हुआ। मायावती के लिए विंडिकेशन का जो सबसे बड़ा मूवमेंट था कि पिछले चुनाव में वो 0 से 10 पे आई, 0 से 10 पे तो आई सपा के साथ जब उन्होंने अलायंस किया और सपा के 5 के 5 रहते। मुलायम सिंह यादव अपने घर में बुला करके अखिलेश यादव के इनिशिएटिव पे पूरा परिवार मायावती का जिस तरह से महिमा मंडन या उनकी जो आरती उतारी गई थी, वो मुझे लगता है मायावती और उनके समर्थकों के लिए सबसे बड़ा इंडिकेशन था। अब इशू यह है कि आप चुनाव दर चुनाव अगर घूमिए, पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश या बाकी जगह भी, तो मायावती का सपोर्ट बेस का एक मेजर चंक बीजेपी के साथ चला गया, जिसका कारण है कि और मायावती ऐसे भी मतलब बहुत फाइटिंग स्पिरिट में वो दिखती नहीं। मध्य प्रदेश चुनाव में तो उन्होंने कहा बीजेपी को वोट करने को, अपने समर्थकों को। तो मायावती का एक मेजर चंक जो है, जिसका उन्होंने आज जिक्र किया कि फ्री राशन दे करके या बाकी चीज कर करके कोई हमारे ही उसको लेकर के जा रहा है, तो थोड़ा कांग्रेस को मुझे लगता है कि वो लोग जब ये बात करने लगे थे कि इंडिया अलायंस में उनको लेकर के आया जाए और मायावती ने इस तरह की बात की है, तो एक परसेप्शन के या टॉकिंग पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा अगर आघात होगा इन टर्म्स ऑफ इफ नॉट वोट्स, मतलब ऐसे भी वहां यूपी में कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं कांग्रेस के पास, लेकिन मतलब टॉकिंग टर्म्स में एक नुकसान अगर होगा टॉकिंग टर्म्स में, तो वो इंडिया अलायंस को है। जी आशुतोष जी, आज एक दूसरी बात उन्होंने कही है कि वो संन्यास लेने नहीं जा रही हैं। जो बातें लगातार कही जा रही थी कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, एक तरह से उसका जवाब तो वो दे चुकी है, लेकिन खुद सक्रिय रहेंगी, अभी वो कहीं नहीं जा रही, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। तो इसका क्या राजनीतिक महत्व आप देखते हैं? आप संन्यास ले ना ले उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ऑलरेडी वानप्रस्थ में तो जा ही चुकी हैं। वो राजनीति में कितनी सक्रिय है किसी को मालूम नहीं, वो क्यों चुप है किसी को मालूम नहीं, उनका वोट शेयर क्यों गिर रहा किसी को मालूम नहीं, और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी कभी करती हैं या फिर लिखा हुआ बयान पढ़ देती हैं। तो मायावती जिस कांशीराम की लेगेसी को ओन करती हैं और जो मायावती को हम लोग जानते थे, वो ये मायावती बिल्कुल नहीं है। मायावती एक बहुत ही जुझारू नेता हुआ करती थी और अपने बल पर 2007 में सरकार बनाना उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन मायावती पिछले करीब 10 सालों से मैं देख रहा हूं बिल्कुल राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरीके से गायब हो गई है। और आज की तारीख में अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखें तो सिवाय जाटव वोटों के उनके साथ दूसरा कोई वोट बैंक है नहीं। जबकि
काशीराम ने जो पूरा गणित लगाया था उसमें जो दलित वोटर थे, साथ साथ जो मोस्ट बैकवर्ड वोटर्स थे, उनको भी साथ लाने की कोशिश की थी। और बाद में मायावती ने बाकायदा कोशिश करके अपर कास्ट को भी साथ लाने की कोशिश की थी और उसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हुई थी। लेकिन आज की तारीख में दलितों का एक बहुत बड़ा चंक जो है, जिस पर आरएसएस लंबे समय से काम कर रहा था, उनको अपनी तरफ लाने में कामयाब है। साथ ही साथ बीजेपी का जो दलितों में जो अदर देन जाटो वोट शेयर है, वो पिछले चुनाव में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है कि जिसकी वजह से ये कहा जाए कि सारा का सारा दलित जो है वो मायावती को छोड़कर बीजेपी की तरफ चला गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अदर बैकवर्ड कास्ट अदर देन यादव वो वोट ओबीसी वोटर है, वो कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मायावती गेन क्या कर रही है, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। इसलिए मायावती संन्यास ले ना ले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि कोई और कारण है जिसकी वजह से वो राजनीति में पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गई हैं और उनको इस बात की चिंता भी नहीं है कि उनके रहते हुए उनकी पार्टी जो है वो न केवल हाशिए पर चली जा रही बल्कि अब वोट कटवा पार्टी की तरफ में कन्वर्ट होती जा रही है। लेकिन संजय जी, अगर वोट प्रतिशत की भी बात की जाए, ये बात जरूर है कि उनका वोट प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन फिर भी 2022 के चुनाव में 16% वोट उन्हें मिले थे। और जैसा कि लोकसभा चुनाव में आशुतोष जी ने बताया है कि 10 सीटें बीएसपी ने जीती थी, 5 जो है समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो ऐसे में ये कहना कि उनको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया जाए कि वो अप्रासंगिक हो रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कम से कम वोट प्रतिशत तो इस बात की गवाही नहीं दे रहे। और उनकी एक तरह से शिकायत भी जायज़ है कि जब चुनाव मिलकर के वो लड़ती हैं तो उनके वोट तो ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टियां होती हैं उनका वोट उन्हें नहीं मिलता है। तो ये भी एक शायद बड़ा कारण रहा है जिसके चलते उन्होंने फैसला किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कन्वेंशनल विजडम तो ये कहता है कि किसी की पॉलिटिकल किसी नेता की ओबिचुअरी मत लिखिए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी परिस्थितियां इंटरेस्टिंग है। पिछले बार जो हुआ था, मायावती ये कब से उन्होंने कहना शुरू किया, वो कांग्रेस के साथ एक बार गई और कांग्रेस का कोई वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुआ, इनके वोट ट्रांसफर होते हैं, वो कैप्टिव वोट इनके हुआ करते थे। पिछले चुनाव में अगर देखेंगे तो मायावती का या समाजवादी पार्टी का जो कंप्लेंट था कि हमारा तो वोट ट्रांसफर हो गया, उनका नहीं हुआ, और उनका कंप्लेंट ये है कि हमारा वोट ट्रांसफर हुआ और उनका वोट ट्रांसफर हमें नहीं हुआ, जिसमें मुस्लिम एक कॉमन फैक्टर था, बाकी यादव और मतलब दलित में कई जगह एक्सचेंज था। 16% वोट अगर किसी के फेवर में मायावती अगर निष्क्रिय हो जाती है, बीजेपी ऑलरेडी 50% की लड़ाई पिछले बार वहां लड़ी थी, क्योंकि लगभग सारी मतलब कांग्रेस भी टैसिट अलायंस में था, आरएलडी भी एक तरह से मतलब अजीत सिंह उस समय थे, वो अलायंस में थे, तो चारों पार्टियां एक तरफ थी और बीजेपी एक तरफ थी। अगर ये 16% वोट जो है वो अगर दूसरी तरफ जाता है, अगर इसका हम किसी मायने में, हालांकि कोई डेटा उसका कंक्लूसिव कोई रिसर्च सामने नहीं आया है कि मध्य प्रदेश में मायावती के ये कहने का कितना इम्पैक्ट हुआ कि बसपा किसी के साथ नहीं है, बाहर वोट देने के बजाय बीजेपी को आप वोट दे दें, तो अगर वो इम्पैक्ट है, तो अगर इस तरह का कोई इम्पैक्ट आता है तो समझिए कि यूपी फिर मतलब बिल्कुल ही दूसरी पार्टी के लिए कोई सीट निकालना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। अभी भी कोई बहुत स्कोप वहां है नहीं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है, मायावती राजनीति में टॉकिंग टर्म्स में आफ्टर ऑल मतलब अचानक ये इधर से ही सुगबुगाहट हुई ना, अलायंस की मीटिंग्स जो हो रही थी ऑपोजिशन अलायंस की, कि अखिलेश नहीं मान रहे हैं, अखिलेश को कहा जाए, फिर पिछले वर्चुअल मीटिंग के बाद पहले बात हुई, फिर अखिलेश यादव उस अलायंस की मीटिंग में वर्चुअल मीटिंग में नहीं है, तो कई तरह की ये चुनाव के पहले इस तरह की चर्चाएं जो हैं लोगों के बीच में गली मोहल्ले नुक्कड़ चौराहे पे गर्म होती हैं, जो किसी के फायदे में होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू है कि विपक्ष के फायदे में तो बिल्कुल नहीं है, नुकसानदायक है। जहां फायदा है वहां से बीजेपी को इसमें फायदा हो सकता है, बाकी मतलब प्रासंगिकता पे तो थोड़ा इशू है, लेकिन फिर भी। जी आशुतोष जी, एक बात जो आ रही है सामने बार बार, जिस तरह से INDIA गठबंधन की बैठक होती है उसमें रामगोपाल यादव बोलते हैं कि बीएसपी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। और ये बात भी सही है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं बीएसपी और कांग्रेस के बीच में बातचीत तो चल रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी बिल्कुल किसी भी तरह से किसी भी सूरत में तैयार नहीं दिख रही है। तो ऐसे में उनका ये ऐलान करना, क्या ये INDIA को एक तरह से मजबूत करेगा उत्तर प्रदेश में? और जो सीटों के बंटवारों को लेकर मशक्कत चल रही है उसमें आप कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सपा RLD और कांग्रेस के बीच में सीटें बढ़ जाएंगी? देखिए अखिलेश, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि अगर बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश करती है, मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होने वाला है, तो उससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और मुझे इस बारे में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन भी नहीं है।
अगर आप 2019 के लोकसभा के चुनाव को देखें और 2014 से उसकी तुलना करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 42.63% वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा में उनका वोट प्रतिशत 8% बढ़ा और तकरीबन 50%, 49.82 के आसपास आके रुक गया। वहां पे 8% का जंप किसी भी लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा जंप होता है। लेकिन 2014 में 42% के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी वो 71 सीटें थी, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2019 में 8% वोट बढ़ने के बावजूद भी बीजेपी की सीटें घट के हो गई 62 या 61, 62 हमारे ख्याल से, जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है 62 सीटें हो गई। अब जब 62 सीट हो गई, यानी वोट परसेंटेज बढ़ने के बावजूद भी बीजेपी को 10 सीटों का घाटा लगा। तो अगर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी और आरएलडी अगर ये एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है बीजेपी का वोट शेयर टू पार्टी सिस्टम में 50% निकल जाए, लेकिन सीटों के मामले में उनके लिए 2014 में बहुत मुश्किल होगा। जी माफी चाहता हूं आशुतोष जी, आपकी आवाज हम तक जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। मैं अभी आवाज आ रही साहब? हाँ आप बोलिए जी। तो मेरा ये कहना ये है कि अगर ये चारों पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरएलडी और कांग्रेस और एक दो और छोटी पॉलिटिकल पार्टी अगर एक साथ आती हैं, जैसा कि बिहार के अंदर है, तो भारतीय जनता पार्टी को जो 62 सीटें हैं वो मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हो सकता है बीजेपी का वोट शेयर काफी बढ़े, 52-53% भी हो जाए, लेकिन वो रिटेन कर पाएंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग लड़ेंगे। आपके इस जवाब से मुझे अपने उस पहले वाले सवाल का जवाब मिल गया है जो मैंने पूछा था कि मायावती अकेले लड़ रही तो इससे नुकसान किसका है, फायदा किसका है। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि आंकड़े तो कम से कम यही कह रहे हैं कि अगर मायावती अलग लड़ती तो इससे निश्चित तौर पर त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को इसका फायदा पहुंच सकता है। बहरहाल शुक्रिया आपका आशुतोष जी, संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। और वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हासिल होता है। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर 22 जनवरी को जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसका चयन का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है। 11 ट्रस्टियों ने यह चयन किया है। जैसे कि खबर पहले भी आ रही थी कि कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार है अरुण योगीराज, उनकी मूर्ति का चयन किया गया है। आज इस पर मुहर लगा दी गई है। अरुण योगीराज इससे पहले भी कई मूर्तियां बना चुके हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उन्हीं की बनाई हुई है। साथ ही केदारनाथ धाम में शंकराचार्य की मूर्ति भी उन्होंने ही बनाई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, मैसूर के अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन वहां पर किया गया। हालांकि ये खबर पहले ही बता दी गई थी। कर्नाटक बीजेपी के तमाम नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट करके जानकारी दे दी थी कि अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। रवीश, ये जो अरुण योगीराज की मूर्ति को बनाई गई मूर्ति को चयन किया गया है, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या क्या इसमें खासियत हैं जिसके चलते इसका चयन किया गया है? जी देखिए, ये सवाल का जवाब चंपत राय ने आज बहुत विस्तार से दिया और उन्होंने ये कहा कि बाकायदा 11 ट्रस्टियों ने इस मूर्ति को देखा और उसके बाद में सबसे ज़्यादा उनको ये मूर्ति पसंद आई और फिर ये इस मूर्ति का चयन किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अरुण योगीराज 40-45 साल के हंसमुख एक युवा हैं और इस मूर्ति को बनाने के दौरान उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 से 25 दिन उन्होंने अपने परिवार से बात तक नहीं की, यानी वो इतना डेडिकेटेड तौर पर इस मूर्ति को बनाने के काम में लगे रहे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी उन्होंने शानदार मूर्तियां बनाई हैं, तो इसी के वजह से जो है वो इस मूर्ति का चयन किया गया है भगवान श्री राम के। और मूर्ति का वजन उन्होंने बताया कि तकरीबन 150 से लेकर 200 किलो तक की वजन की ये मूर्ति है और 16 तारीख से जो है इस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजा अर्चना है उसको शुरू कर दिया जाएगा और 16 तारीख से पहले जो है वो गर्भगृह में इस मूर्ति को रखा भी बता रहे हैं वहां पर कि अरुण योगीराज की जो बनाई हुई मूर्ति है उसको ट्रस्ट ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि उसे मंजूरी दी गई है।
अयोध्या नया अध्याय की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रेजरर ट्रस्टी तथा गीता परिवार महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान के संस्थापक स्वामी गोविंद देव गिरी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। स्वामी गोविंद देव गिरी जी, अभी ये जानकारी भी मिली है हमें अयोध्या से कि वहाँ पर जो मूर्ति है रामलला की उसको मंजूरी दे दी गई है। अरुण योगी राज जो कि मैसूर के मूर्तिकार हैं, उनकी बनाई गई इस मूर्ति को अनुमति दी गई है। क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं इस बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चली, बाकायदा मतदान भी कराया गया और उसके बाद इसका चयन किया गया है। जो मूर्तिकार मूर्ति बनाने में इतने दिनों तक लगे हुए थे, मैं उन तीनों मूर्तिकारों का अभिनंदन करता हूं। वास्तव में हम लोगों के लिए ये बड़ा प्रश्न था, बड़ी समस्या थी कि हम किस मूर्ति का चयन करें, क्योंकि तीनों ने भी अपने प्राण उसमें डाल करके अपनी अपनी मूर्तियों का निर्माण किया था। जब ये तीनों मूर्तियां हमारे सामने आई तो क्रमशः हमने उनको देखा और हम लोग भी असमंजस में थे कि हम किसका चयन करें, किंतु आखिर हमें किसी एक का चयन तो करना ही था, इसलिए अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन किया गया। ये बड़ी सुंदर मूर्ति है। भगवान के जो बाल भाव का उनके मुखारविंद पर दर्शन होना चाहिए, वो इसमें पूरी तरह प्रतिबिंबित होता है। साथ साथ उनका देव भाव भी उसमें दिखता है। बहुत गौर से हम लोगों ने देखा, उनके समस्त अवयव भी जो है उनका प्रोपोर्शन, उनका जिस प्रकार का और आकार आकृति प्रमाण होना चाहिए वो वैसा का वैसा है। सुंदर थोड़े से अलंकार उसके ऊपर है और मूर्ति को देख करके तुरंत ऐसा मन करता है कि साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान है। जी, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि तीन अलग अलग कलाकारों से क्यों कहा गया ये बनाने के लिए और इसके पीछे क्या सोच रही है, और दूसरा ये भी कि जो स्थापित की गई थी वहां पर, जो प्रकट हुई थी, उस मूर्ति का क्या होगा, वो कहां पर रखी जाएगी? आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि हम लोगों के लिए किसी भी प्रकार का खतरा मोल लेना संभव नहीं था। यदि हम प्रतिष्ठा के दिनांक को तय कर देते हैं और मूर्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात कालांतर में किसी भी कारण उस पत्थर के अंदर कोई दोष निकलता है अथवा किसी भी मिसहैप के कारण, किसी भी गड़बड़ी के कारण मूर्ति में कुछ दोष आ जाता है, खंडित वंडित हो जाती है, तो समय पर तो उसका निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए स्पेयर के रूप में हम लोगों को कम से कम एक मूर्ति तो भी बनानी आवश्यक थी। अब दूसरी बात ऐसी भी है कि अब जिस प्रतिमा को हम भीतर विराजमान करेंगे उसको तो भीतर जाकर के कोई स्पर्शादि भी नहीं करेगा, गर्भगृह में किसका प्रवेश नहीं होगा। अब इस नई प्रतिमा के लिए जब वेश बनाए जाएंगे, जब अलंकार बनाए जाएंगे, तो नाप कहाँ से लेंगे, इसलिए एक प्रतिमा और हम लोगों को स्पेयर करना भी आवश्यक था। ऐसा सोच करके हमने और ये तीन मूर्तियां बनवाई थी ताकि किसी प्रकार की कोई आपदा हमारे सामने एकदम खड़ी न हो जाए। इसमें एक ये भी प्रश्न उठा स्वामी जी की जी, हाँ, एक प्रश्न ये भी था, पुराना वाला जो प्रश्न था कि पुरानी मूर्ति जो है उसको क्यों नहीं स्थापित किया गया, ये प्रश्न कुछ राजनीतिक दलों की ओर से भी उठाया गया है। राजनीतिक दल अपनी अपनी सोच से कुछ भी कहते हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि जो प्रतिमा रामलला की मूल प्रतिमा है वह इसी प्रकार इस बड़ी प्रतिमा के साथ ही उसके सामने विराजमान रहने वाली है और उसका वही आदर रहेगा जो पहले से रहा है। अब प्रश्न इतना ही है कि उसकी ऊंचाई केवल 6 इंच की है। जब 25-30 फीट के अंतर से सबको दर्शन होना है तो 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन करने में सब लोगों को कठिनाई होगी और समाधान भी नहीं होगा। इसलिए एक बड़ी प्रतिमा की भी आवश्यकता थी, इसलिए हमने इसको निर्माण किया है। जी, एक अन्य प्रश्न है मूर्ति के ही बारे में स्वामी जी, क्योंकि आज अभी तुरंत जानकारी मिली इसलिए कई सारे प्रश्न मन में उठे हैं। यह भी प्रश्न है कि श्याम वर्ण का चयन क्यों किया गया, इसके पीछे क्या सोच रही है कि रामलला की जो मूर्ति है वो श्याम वर्ण की होगी?
भगवान श्री राम का वर्ण ही श्यामल है, इसलिए श्यामल मूर्ति का चयन करना स्वाभाविक था। रामम दुर्वादल श्यामम पद्माक्षम पीत वाससम, ऐसा उनका वर्णन है। वे सांवले रंग के ही रहे हैं और इसलिए श्यामल वर्ण की मूर्ति के चयन कर किया जाना स्वाभाविक था। जी, अब 22 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है उसकी किस तरह से रूपरेखा तैयार की गई है, क्या क्या उसमें विधि विधान होंगे, उसके साथ ही पूजा कार्यक्रम होगा, संक्षेप में अगर आप दर्शकों को बता सकें। जब इस विधि विधान का निश्चय हो गया तो हमारा न्यास मंडल के जो प्रमुख लोग हैं वे जाकर के कांची कामकोटि पीठ के पूज्य शंकराचार्य श्री विजेंद्र सरस्वती महाराज से मिले। उनका प्रवास उस समय वाराणसी में था। हम लोग वहां पर गए, 2 दिन उनके साथ रहे, अनेक घंटों तक वार्तालाप हुआ और उनके परामर्श के अनुसार और अयोध्या के सारे महंतों के चयन के अनुसार हम लोगों ने पंडित प्रवर श्री लक्ष्मीकांत जी दीक्षित को आचार्य के रूप में चयन किया और उनके साथ साथ सर्वोपद्रष्टा के रूप में यानी निदर्शक के रूप में, निदेशक के रूप में पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को हमने चुना। अब उनके साथ लगभग 125 अन्य पंडित आएंगे और ये विधि विधान का कार्य दिनांक 18 से आरंभ होगा। 17 को भगवान का यह नूतन विग्रह मंदिर में पधराया जाएगा और 18 को उसका प्रवेश गर्भगृह में होगा। उसके पश्चात 2 स्थानों पर ये कार्य चलते रहेंगे, एक यज्ञशाला में चलेगा और दूसरा मंदिर गर्भगृह में भी चलेगा। 18 के प्रातःकाल से ही नाम लिया, लेकिन आपकी दृष्टि गई होगी, कुछ बयान जो आए हैं शंकराचार्य की ओर से, उसमें वो आपत्ति भी व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अधूरा मंदिर है, इसमें क्यों इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया इसलिए वो लोग वहां नहीं आएंगे। इसको लेकर ये जो विवाद उठा, इस पर आप क्या कहेंगे? आप प्रश्नों में प्रश्न डाल रहे हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं होने दे रहे हैं। चलो, तो पहली बात यह है कि अधूरे मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं होती है, ऐसा विधान हम लोगों ने देखा नहीं है। उसमें स्थापना हो सकती है, ऐसे प्रमाण हम लोगों के पास उपलब्ध है। जिनको चाहिए वो आकर के हमसे मिले और हमसे उन प्रमाणों को मांगे। दूसरी बात, हमने शंकराचार्य पद पे विराजमान इन महापुरुषों को नहीं बुलाया, ऐसी बात नहीं है। हम तो सभी को बुला रहे हैं, सामान्य से सामान्य धर्माचार्य की भी हम उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, किसी भी संप्रदाय की भी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। तो सारे शंकराचार्य हमारे लिए तो परम पूज्य है। बात यह है, ध्यान में ये लेनी चाहिए कि इन आचार्यों की भी अपनी एक मर्यादा है, इन आचार्यों का अपना एक प्रोटोकॉल है और उसके अनुसार यदि वे अपने सारे ताम झाम के साथ वहां पर पधारते हैं तो उनके सिंहासन, उनके छत्र चावर, उनके साथ आने वाले और अन्य भी लोग, उनके सेवक और ऐसे हमारे सभी शंकराचार्य और उसके बाद वैष्णव पीठों के जो अनेक आचार्य हैं वो आचार्य और अन्य भी आचार्य, इन सबको वहां पर उस छोटे सकरे स्थान में उनकी मर्यादा के अनुरूप विराजमान करना किसी के भी बस की बात नहीं है। आप लोग जानते हैं, आप लोग को जानना चाहिए कि 7,500-8 हजार लोगों को वहां पर बैठाने में ही हम लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हम एक एक को बिल्कुल सिंगल आने के लिए कह चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि सैकड़ों की संख्या में ऐसे आचार्य वहां पर अपने तामझाम के साथ आते हैं तो बड़ी कठिनाई होगी। हम उनकी अमर्यादा भी करना नहीं चाहते हैं और इसलिए उन्हें यह कहा गया है कि आप पधार सकते हैं, लेकिन आपको अकेले ही वहां पर पधारना चाहिए। अब इसमें उनको उनकी मर्यादा का विचार करके उनके पीठ के अनुरूप यदि आना ठीक नहीं लगता है और वो नहीं आवेंगे तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमें तो संपूर्ण कार्यक्रम को मैनेज करना है। उल्टे मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि वे पूज्य शंकराचार्य हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वे आकर के देखें कि ये सब शास्त्र के अनुसार चला है कि नहीं चला है। इसलिए मैं 2 दिन से ये बयान दे रहा हूं, मैं स्वयं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं
कि दिनांक 21 तक वो यहाँ पर आकर के देखें। जिस विधि विधान का पालन करके हम इस मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं, उनमें उसमें कोई त्रुटि हो तो हमें बतावे, हम उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। अब उनको भी स्वयं लगना चाहिए कि इतना बड़ा जब कार्य है तो वो विधिवत होना चाहिए, हम भी जाकर के देखें और मेरे निमंत्रण के ऊपर वे स्वयं आकर के और हम लोगों का मार्गदर्शन करें, ऐसा हमारा उनसे अनुरोध है, हमारी प्रार्थना है। जी, एक अंतिम प्रश्न जाते जाते, क्योंकि आप ट्रेजरार भी हैं ट्रस्ट के, ये ट्रस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया, सरकार से 1 रुपया तक नहीं लिया गया है, सारा जो अनुदान है वो जनता की ओर से इकट्ठा किया गया, तो क्या इसका हिसाब किताब भी रखा जाएगा सामने, कितना इसमें खर्च हुआ है और क्या आपको जितनी आवश्यकता थी उतना पूरा हुआ है या आगे भी ये अभियान चलता रहेगा? अभियान तो हमारा जो 40 दिन का था वो उसी समय पूर्ण हो गया था। अभियान के अंतर्गत जो आया वो तो उसी समय हमने पूरा कर दिया, मतलब लेने का काम पूरा कर दिया। लेकिन उसके पश्चात भी चढ़ावे के रूप में और लोग अपने आप बैंकों के अकाउंट में जो भेज रहे हैं वो तो क्रम चालू ही है। लोगों ने, हम लोगों को जो अपेक्षा थी उससे बहुत अधिक हम लोगों को प्रदान किया है। भगवान श्री राम से लोगों का कितना प्रेम है, कितनी अगाध श्रद्धा है, ये हम देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मामले को। स्वामी गोविंद देव गिरी जी, धन्यवाद। उड़ान में हुई देरी के चलते एक यात्री को आज इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पायलट पर ही हाथ उठा दिया। खबर आई कि दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां इंडिगो के विमान में सवार साउथ दिल्ली के साहिल कटारिया नाम के एक यात्री का गुस्सा फूट गया। दरअसल राजधानी दिल्ली इन दिनों घने कोहरे की चपेट में है, जिसके चलते कई ट्रेनें और विमानों में देरी हो रही है। दिल्ली से गोवा जा रहे इंडिगो के इस विमान में कल सुबह 7 बजे से यात्री बैठे थे। इस बीच कई बार विमान के देरी होने की सूचना दी जाती रही। जब दोपहर 2:30 बजे पायलट ने विमान के और देरी होने की सूचना दी तो यात्री साहिल कटारिया का गुस्सा फूटा और उसने पायलट को मुक्का दे मारा। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस पैसेंजर को विमान से उतार दिया और CISF के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने इंडिगो पायलट की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।